उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आ चुकी है। 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक पूरे एक महीना आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो जो प्रमुख बातें हैं इस नोटिफिकेशन में, वो उन बातों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीपीएससी के द्वारा जीआईसी लेक्चरर की जो पोस्ट जो रिलीज की गई है उसकी प्रमुख बातें क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करने की जो डेट है वह 12 अगस्त से लेकर जो है 12 सितंबर तक का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 सितंबर। तो मतलब आपको जो है पूरे एक महीने मिल रहे हैं। अगर कहीं फॉर्म भरते समय त्रुटि हो जाती है तो ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान हेतु आपको जो है अंतिम तिथि जो दी गई है वह 19 सितंबर है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपको एक हफ्ते और दिया गया है उसमें संशोधन करने के लिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना जो है वो कंपलसरी है। ठीक, अगर आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है तो फिर जो है इस प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है। अगर जिसका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको सबसे पहले जो है ओटीआर पंजीकरण मतलब कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जो है आगे चल के आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जो है आप इसके जो स्टेप्स हैं फॉर्म भरने के उसको फॉलो कर पाएंगे। अब बात आती है कि अगर हम लोग बात करें इसके तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट से पहले जो अगर हम लोग बात करेंगे इसके आवेदन शुल्क की, ठीक है, तो इसकी फीस जो रखी गई है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तीनों की एक ही फीस है और वो है मात्र 100 रुपये। और इसके साथ जो ऑनलाइन प्रोसेस शुल्क है वो है 25 रुपया, मतलब कि 125 रुपये इनका जाना है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए फीस रखी गई है 40 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपये है, तो टोटल 65 रुपीज इनको लगने हैं। दिव्यांग जन की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो परीक्षा शुल्क है वो है 0। ठीक है, तो इनको जो है परीक्षा शुल्क नहीं देनी है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस शुल्क है 25 रुपये वो इनको देना होगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो रखी गई है 40 रुपये और ऑनलाइन प्रोसेस शुल्क जो है वो 25 रुपये, तो इनको भी जो 65 रुपीज लगने हैं। ठीक, तो और जो पांचवा इसमें कैटेगरी दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिला और कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इनकी जो फीस निर्धारित की गई है। अब इसमें जो तीसरा जो पॉइंट है, ठीक, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लिखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। मतलब कि जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वह दो स्टेप में आपकी परीक्षा होनी है। एक है प्रारंभिक परीक्षा मतलब कि प्रीलिम्स और एक है मेंस। ठीक है, तो मेंस में जाने के लिए आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करना जो है आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें जो आगे बात कही गई है वह यह कहा गया है कि चयन मुख्य मतलब कि जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, जो मेंस है उसमें प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। इसका मतलब जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपकी मेरिट बनेगी वह मुख्य परीक्षा, जो मेंस है, वह जो रिटेन मेंस है उसके आधार पर, उस पर प्राप्त जो कुल अंक होंगे उसके आधार पर आपका चयन होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को जो ई एडमिट कार्ड होता है, जो आप लोग साइबर कैफे से या नेट से जो डाउनलोड करेंगे इसकी वेबसाइट से, ठीक, वहां उसके माध्यम से जो है आपको पता चलेगा कि आपका जो है सेंटर कहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग रिक्तियों की संख्या की बात करें, वैकेंसीज की बात करें इसमें, तो टोटल सीट जो है वह 1471 है। पुरुष शाखा में मतलब पुरुषों के लिए 777 रिक्तियां हैं और वहीं पे महिलाओं के लिए 694 हैं। अगर हम लोग जो है स्पष्ट दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो है 45। और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा में रिक्तियों की कुल संख्या है 2। विषयवार आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की उप श्रेणियों के विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। ठीक है, तो उसके लिए जो है अलग से बात की गई है।
अगर हम लोग बात करें कि यह जो पोस्ट होगा वह किस नेचर होगा, मतलब कि वह गजेटेड होगा कि नॉन गजेटेड होगा, तो देखिए यह जो है समूह ग का अराजपत्रित है, मतलब कि नॉन गजेटेड पोस्ट है। समूह ग का मतलब कि ग्रुप सी का। तो यह जो पोस्ट होगी ग्रुप सी की जो है वो नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। अब आरक्षण का प्रोविजन जो है जैसा उत्तर प्रदेश में है वैसा ही है, ठीक है। तो वहां से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे इसके शैक्षिक अहर्ताएं की, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन मतलब कि शैक्षिक अहर्ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या चाहिए, तो हर एक पोस्ट के लिए जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो क्रम है प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित और अंग्रेजी में, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब कि इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इसके साथ एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब कि बीएड की डिग्री होना भी कंपलसरी है। तो मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों होगा, तब जाके ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि इस पोस्ट के लिए जो है बीएड नहीं मांगा जाता था, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में बीएड होना कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग प्रवक्ता पुरुष महिला इतिहास की बात करें, ठीक, तो इतिहास के प्रवक्ता के लिए क्या है, उसी तरीके से पहला पॉइंट की तरीके से कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीजी जो है कुछ कॉलेजों में इतिहास से ना होकर जो है प्राचीन इतिहास, ठीक, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में होता है। तो अगर आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास विषय में पीजी मतलब स्नातकोत्तर उपाधि है, अगर आपने एमए कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की उपाधि मतलब कि बीएड होना यहां भी कंपलसरी है, ठीक है, अनिवार्य है। तीसरा है प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक। और इसके साथ में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब बीएड भी चाहिए। इसी तरह से प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में, ये जो है ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना भी कंपलसरी है। तो देखिए हिंदी वालों जो जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप जो है पीजी हो हिंदी सब्जेक्ट में, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको जो है संस्कृत के साथ कला, संस्कृत के साथ कला में जो है ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, वही लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए। ये थोड़ा जो हिंदी हिंदी सब्जेक्ट से जो देना चाहेंगे वो जो है इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उर्दू की बात करें तो प्रवक्ता उर्दू में क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब कि पीजी होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ भी बीएड की जो है डिग्री होनी चाहिए। तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि कंपलसरी है, ठीक। प्रवक्ता पुरुष महिला संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से संस्कृत विषय में पीजी होना कंपलसरी है। इसके साथ में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब बीएड की भी डिग्री चाहिए। तो इसमें जितने भी कोर्स हैं सब में बीएड कंपलसरी है और उसके साथ में जो है रिस्पेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें पीजी होना भी कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शैक्षिक योग्यता की, ठीक। और इसी तरीके से जो है जो प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधी जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, ठीक है, या समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, उनके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। तो इसमें
जैसे अगर हम लोग प्रवक्ता समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड के उपाधि के साथ दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड एमएड की उपाधि होनी चाहिए। तीसरा है ब्रेल पद्धति सांकेतिक भाषा में हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि क्षीण दृष्टि जनों, श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षा के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब आरसीआई में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है। और इसके साथ जो अधिमानी अहर्ताएं हैं, ठीक, तो वो क्या है, तो अन्य बातों के समान होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के माल में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये कुछ जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग के लिए, तो इसमें मनोविज्ञान प्राध्यापक की अगर बात करें तो इसके लिए जो शैक्षिक अहर्ताएं हैं वो हैं अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है, या अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, मतलब कि पीजी होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। या जो तीसरा पॉइंट रखा गया है, ठीक है, इसको मैं एक पेन ले लेता हूं। अगर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो बात रखी गई है मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें एमए स्तर पर सामाजिक मनोविकार मतलब सोशल पैथोलॉजी या सामाजिक अव्यवस्था डिसऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन का एक प्रश्न पत्र हो या स्नातक उपाधि के किसी प्रश्न पत्र के बदले में अपराध मनोविज्ञान के एक पक्ष पर अपराध विज्ञान शोध प्रबंध हो, ठीक है। तो अधिमानी में क्या दिया है, विषय में डॉक्टर की उपाधि हो, हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माल में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक के लिए, तो इसमें जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो है समाजशास्त्र, समाज या सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि बशर्ते कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न पत्र लिखा गया हो, ठीक है। क्या समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या समान मानव शास्त्र और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान में, ठीक है। अधिमानी क्या होगा, तो अधिमानी में एक विषय में डॉक्टर की जो है उपाधि होनी चाहिए, हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अब ये चीज अगर कंप्लीट हो गई है तो अब हम लोग बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा जो है 2 चरण में होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण और जो मुख्य चरण है मतलब कि प्रीलिम्स, ठीक, और मेंस, इसका जो है क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग जो है प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 जो है खंड दिए गए हैं, ठीक है। तो एक होगा वैकल्पिक विषय का, तो वैकल्पिक विषय में टोटल 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 80 प्लस 40 ये हो गया टोटल 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, और ये जो 120 क्वेश्चन है टोटल 300 नंबर का होगा, ठीक है, 300 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब कि हर एक प्रश्न जो है वो 2.5 नंबर का है, ठीक। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग वैकल्पिक विषय की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय है वह टोटल कितने नंबर का हो गया, तो ये हो गया 200 नंबर का, ठीक है। अगर हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, तो वो हो जाएगा 2.5 नंबर के साथ ये 100 मार्क का।
और इसी को आप जोड़ रहे हो 200 वैकल्पिक विषय ऑप्शन सब्जेक्ट और 100 जो है जीएस, तो यही कुल मिला के हो जा रहा है 300 मार्क। और इसके लिए आपको समय कितना दिया जा रहा है, तो मात्र 2 घंटे। तो 2 घंटे में 120 प्रश्न करने हैं, जिसमें वैकल्पिक विषय के वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। अब हम बात करेंगे इनका जो सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन। जो 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आ रहे हैं उसको देखिए। तो देखिए, ये है सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। प्रीलिम्स की बात हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में टोटल 11 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा है भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पांचवा है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, छठा है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, सातवां है आधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब ये है करंट अफेयर। सातवां जो है वो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे आपसे। आठवां है सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता। नौवां पॉइंट है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो जो नौवां है वो है यूपी स्पेशल का, ठीक है। 10वां जो टॉपिक दिया गया है ये है प्रारंभिक गणित, ठीक है, 8वीं स्तर का। देखिए, जो गणित मैथ पूछी जाएगी यहाँ पे लिखा है 8वीं स्तर का। जो एलटी ग्रेड का परीक्षा है उसमें मैथ पूछा जा रहा है 10वीं स्तर का, और यहाँ पे जो है प्रारंभिक गणित जो पूछी जा रही है वो है 8वीं स्तर के। तो 8वीं स्तर के गणित में क्या पूछेंगे, अंक गणित पूछेंगे, बीज गणित पूछेंगे और रेखा गणित। इसके साथ में आपको ये जो 11वां टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है। तो इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से भी आप जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो 11 टॉपिक हैं टोटल मिला के आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 40, और इनका जो नंबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स में समान अध्ययन का जो है वो सिलेबस। अगर हम लोग वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय का सिलेबस वही है जो आपको मेंस में जो है सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय के लिए अलग से सिलेबस नहीं है। जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस जो वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब ये 2 प्रश्न पत्र में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह समान हिंदी और निबंध का है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल जो परंपरागत है। इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे, और इसका जो पूर्णांक होगा 100 नंबर का होगा, और यह जो है वो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है यह वैकल्पिक विषय का होगा, जो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। जैसे मान लें कि आप हिंदी के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी के लिए जीएससी प्रवक्ता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैकल्पिक विषय में आपसे जो है हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। या संस्कृत आपका सब्जेक्ट है तो संस्कृत से पूछे जाएंगे, या जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए समय जो है दिया जाएगा 3 घंटा, और इसके लिए पूर्णांक रखा गया है 300 नंबर। तो जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ठीक, उसके लिए जो पूर्णांक रखा है वो 300 नंबर का रखा है। अब यह जो एग्जाम होगा वह लेने का जो तरीका होगा वो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक, जिसमें ट्रेडिशनल हिंदी की बात की जा रही है, उसमें क्या है, तो इसमें 2 खंड है। प्रथम खंड सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे और द्वितीय खंड में हिंदी निबंध होगा, ठीक है। तो जो सामान्य हिंदी है प्रथम खंड में उसके लिए 50 नंबर हो गया, ठीक, और जो द्वितीय खंड है हिंदी निबंध वो भी 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो 50 नंबर ये और 50 नंबर ये, तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, 100 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो है जो समान हिंदी और निबंध है वो जो है वो 100 नंबर का है। अगर हम लोग बात करें वैकल्पिक विषय की, ठीक है, कि वैकल्पिक विषय का परीक्षा योजना क्या है, तो वो देखिए। तो देखिए जो वैकल्पिक विषय है उसमें 3 खंड हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स, ठीक। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह 20 प्रश्न 3 खंडों में विभाजित होंगे। जो खंड अ है उसमें 5 प्रश्न होंगे जो कि लॉन्ग आंसर होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इसमें शब्द सीमा रखी गई 250 शब्द।
तो 250 शब्दों के आपको जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है। तो खंड अ टोटल कितने नंबर का हो गया? 125 नंबर का। ठीक है, ठीक, 25 गुणे 5, 25 25 सवा सौ, 125 नंबर का खंड अ हो गया। खंड ब के अंतर्गत भी जो है 5 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें शब्द सीमा रखी गई है 150। तो 150 शब्दों में जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो खंड ब में होंगे। ठीक, और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल यह जो खंड होगा वो 15 पचे 75, मतलब कि 75 अंक का होगा। खंड स की बात करें जो तीसरा खंड है, इसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 10, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर होंगे। इसमें शब्द सीमा मात्र 50 रखी गई है। ठीक है, तो 50 वर्ड्स के अंदर जो है आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा और हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 10 प्रश्न और हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 100 अंक हो गया। ठीक है, 100 हो गया। तो अगर हम लोग वैकल्पिक विषय की बात करें तो खंड अ 125 नंबर, खंड ब 75 नंबर और खंड स जो है वो 100 नंबर। तो टोटल कितना हो गया? ये 125, 75, 200 और 100, ये हो गया 300। ठीक है, ये ऊपर लिखा भी है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, ये देखिए जो पूर्णांक है वह द्वितीय प्रश्न पत्र का जो है वो 3 घंटे का और जो पूर्णांक रखा गया है वो 300 नंबर का रखा गया है। तो इसका मतलब जो मुख्य परीक्षा होगी वह 100 नंबर जो है प्रथम प्रश्न पत्र का और 300 द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक विषय वो हो गया। तो टोटल 400 अंकों का होगा और यही जो 400 मार्क हैं यही से मेरिट आपकी बनेगी, यही जो है आपकी सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब बात यह होती है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वह मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी। मुख्य परीक्षा टोटल 400 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर आपको सामान्य हिंदी और निबंध के लिए दिया गया है और 300 नंबर जो है वैकल्पिक विषय के लिए। प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपके लिए जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो पूरा कवर कराएगा। जो 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टोटल 100 नंबर हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वह पूरी तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, तो 40 सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी, उनकी स्टडी मटेरियल हो, ठीक, पीडीएफ नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो या प्रैक्टिस सेट हो, माइंड मैप हो, या अगर वीडियो लेक्चर की बात करें तो पूरा पैकेज है आपको दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो है इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।